नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका पुनः स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 9th चैप्टर 5th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री अर्थात यूक्लिड ज्यामिति के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि पिछले अध्याय में भी हमने ज्योमेट्री के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया था और ये बताया था कि फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड साहब को बोला जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से यूक्लिड जी ने ही ज्योमेट्री को अपनी एक पुस्तक में लिपिबद्ध किया था और उनकी पुस्तक का नाम था एलिमेंट। और इसमें 13 चैप्टर थे और प्रत्येक चैप्टर अपने आप में एक बुक था और उन्होंने चैप्टर का नाम भी बुक रखा। तो लगभग 350 साल पूर्व जो उनके पहले थेल्स, पाइथागोरस जैसे गणितज्ञ थे, इन्होंने मौखिक रूप से ज्यामिति के बारे में बताया, लेकिन उस सब को इन्होंने संग्रहित अपनी पुस्तक एलिमेंट में किया, जो कि आज भी गणित की शाखा के रूप में या गणित में कहीं ना कहीं सहायक हो रहा है। यूक्लिड ने अपनी एलिमेंट पुस्तक में वर्णित किया है। तो उस ज्यामिति में जैसे बिंदु है, रेखा है, तल है और सॉलिड यानी कि ठोस आकृतियों के बारे में जिक्र किया गया है। तो चूंकि इस सब का नॉलेज हमें वैदिक काल से भी है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से किसी भी ने इसको नहीं लिपिबद्ध किया था। तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड जी को ही जाता है। हालांकि वैदिक काल में भी भारत में हमारे जो वेद हुए हैं उसमें अथर्ववेद में श्री यंत्र लिपिबद्ध है। उस यंत्र में 9 समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं और उसके अंदर 43 छोटे छोटे त्रिभुज बनाए गए हैं और उसमें वृत्त, रेखा, बिंदु और आयत भी बने हुए हैं। तो इन सब का जो अध्ययन किया गया है वो सब ज्योमेट्री के अंतर्गत समाहित होता है। और इसके बाद में ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि 3500 ईसा पूर्व और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बेबीलोन, मिस्र, रोम जैसी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें भी ज्योमेट्री का प्रयोग देखने को मिलता है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो खुदाई हुई है तो वहाँ भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार की तमाम आकृतियाँ मिली हैं और वहाँ जो पुरानी प्राचीन सभ्यता थी और वो आज से भी बेहतर सभ्यता उसमें दिखाई दी। वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें भी मिलती थीं, मकान अच्छे व्यवस्थित बने हुए खुदाई में मिले वहाँ, और सड़कें समांतर होती थी और सड़कों की बगल से नालियाँ होती थीं और वहाँ तमाम प्रकार के भित्ति चित्र भी मिले हैं। वहाँ उसमें जो मकान बनते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और ईंटों का अनुपात भी 4:2:1 के रूप में उनकी ईंटों का अनुपात होता था। तो इससे ये आशा लगता है कि हमसे पूर्व भी या यूक्लिड के पूर्व भी लोगों को ज्यामिति का ज्ञान था। तो इसके यूक्लिड के पूर्व थेल्स हुए जिन्होंने सबसे पहले इस पर प्रकाश डाला, जो कि 640 BC में उनका जन्म हुआ था, 546 BC में उनका निधन हो गया था। तो उन्होंने थेल्स ने भी हम सबको एक थेल्स प्रमेय के रूप में दी है, जिसमें कि बताया गया है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा जिन 2 शेष भुजाओं को मिलाती है तो उन्हें वो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस तरह की अवधारणा हमें थेल्स ने दी और थेल्स ने सबसे प्रमुख बात बताई कि कोई भी वृत्त है तो किसी बिंदु से यदि हम कोई भी व्यास या त्रिज्या लेकर के यदि वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त का व्यास 2 बराबर भागों में वृत्त को डिवाइड करता है। तो एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। तो इस तरह हमें थेल्स ने वृत्त के बारे में अपनी अवधारणा दी। अब इसके बाद में थेल्स के जो शिष्य हुए जिनका जन्म 569 BC में हुआ और निधन उनका 479 BC में हुआ,
तो पाइथागोरस जो थेल्स के शिष्य ही थे, तो उन्होंने हमें एक पाइथागोरस प्रमेय दी, जिसे हम कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से जानते हैं। तो उन्होंने रस्सी से नाप करके उस समय बताया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, इस तरह से कोई समकोण त्रिभुज है यदि, तो उसमें ये लंब है, परपेंडिकुलर इसको बोलते, और ये बेस यानी आधार बोलेंगे इसे, और ये हाइपोटेनियस है तो इसको कर्ण बोलेंगे हम। तो उन्होंने बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है ये लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमें पाइथागोरस की देन है। अब पाइथागोरस के बाद में फिर यूक्लिड साहब आए, तो इन्होंने हमें यूक्लिड ज्यामिति यानी यूक्लिड ज्योमेट्री दी। तो चूंकि जियोमेट्री, तो जियोमेट्री शब्द ये यूनानी भाषा का शब्द है, तो इसे हम जियो और मैट्री यानी मैट्रियन, इन दो शब्दों से मिलकर के ये हमारा जियोमेट्री बनता है। तो जियो यानी कि अर्थ यानी भूमि या लैंड कहेंगे इसे, और मैट्रियन यानी मेजरमेंट, तो ये मेजरमेंट यानी मापन, इसको बोलेंगे मापन, अर्थात भूमि मापन यानी गणित की वह शाखा जिसका भूमि मापन में प्रयोग किया जाता था पहले, लेकिन अब ये गणित में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। तो इसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की या स्थान की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, उसकी आकृति का निर्धारण कर सकते हैं, उसकी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि का मापन कर सकते हैं। तो ये सब हमें ज्योमेट्री में अध्ययन करने को मिलता है। अब ज्योमेट्री के कुछ सैद्धांतिक प्रतिमान हैं। उन प्रतिमानों में हमें बिंदु, रेखा, तल या पृष्ठ या ठोस, इसके आधार पे हम ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, इसको हिंदी में बोलेंगे सैद्धांतिक प्रतिमान। इन प्रतिमानों को हम पॉइंट, लाइन, प्लेन या सरफेस या सॉलिड, तो पॉइंट इसे हिंदी में बोल देंगे बिंदु, ये रेखा होगी हमारी, और प्लेन यानी कि तल, और सरफेस यानी कि पृष्ठ, सॉलिड यानी ठोस। तो ये बिंदु होता है और इस प्रकार से ये रेखा होती है। ये इस प्रकार से हमारा ये तल होगा। अब यहाँ तल में ये ध्यान रखना है कि तल को हम कितना भी बढ़ाएं आगे या पीछे, तो वो कोई उसकी लिमिट नहीं होती, तो ये असीमित होता है। यानी इस आकृति को हम कितना भी आगे पीछे यदि जूम करके इधर बढ़ाएं या उधर बढ़ाएं, जैसे कि ये बोर्ड है, इसको बढ़ाया जाए तो कितना भी आकृति आगे पीछे बढ़े, तो ये इस तरह से एक तल बोला जाता है। तो इसका ये वाइट बोर्ड भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। और पृष्ठ जो होता है वो एक घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जो लंबाई और चौड़ाई से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो ये लंबाई चौड़ाई इसमें होती है, लेकिन इसमें असीमित होती है, तल में इसकी कोई लिमिट नहीं होती, और जबकि सरफेस में एक लिमिट होती है, सीमा। तो जैसे मान लो ये एक आयत है, ये तो जिसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी, तो ये चारों तरफ से सीमित आकृति बन जाएगी, तो ये सरफेस कहा जाएगा। और ठोस होता है तो जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी दी होती है। तो ऐसी जो भी आकृतियां मिलेंगी वो हमारी सॉलिड या ठोस आकृतियां कही जाती हैं। तो जैसे मान लो ये घन बना हुआ या घनाभ बना दिया गया,
तो घनाभ भी हो सकता है, शंकु भी हो सकता है इस तरह से। तो अब हम यहाँ बिंदु को लेते हैं। तो बिंदु को यूक्लिड साहब ने परिभाषित किया है कि बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी बिल्कुल यदि पेन से रखा जाए तो एक मामूली सा ये पॉइंट। अब चूंकि दिखने में ये भी बड़ा है, अब इससे भी और बारीक रखा जाए तो एक बिंदु होता है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ना जिसकी लंबाई होती ना जिसकी चौड़ाई होती है, इसका कोई भाग नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं बिंदु। और रेखा को उन्होंने बताया है, तो रेखा होती है चौड़ाई रहित लंबाई। तो रेखा भी बहुत बारीक जो पतली लाइन होती है उसे, और जिसमें कोई चौड़ाई ना हो, सिर्फ लंबाई हो, लेंथ हो। और सरफेस यानी ऐसी आकृति कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई से बनी आकृति। तो ये पृष्ठ या तल कहलाती है। अब इसमें पृष्ठ या तल में ये रेखा के जो उसके अंतिम रेखा के जो बिंदु होते हैं उनसे मिलकर के ये तल बनता है। जैसे ये रेखा दी हुई है और इसके अंतिम बिंदु ये हुए, ये हुए, इस तरह ये रेखा है तो इसके दोनों अंतिम बिंदु ये हुए, और ये रेखा होगी तो ये अंतिम बिंदु हुए, और ये रेखा होगी तो इसके ये अंतिम छोर या सिरे ये हुए। तो इस तरह से ये सरफेस होता है जिसमें कि लंबाई और चौड़ाई ये दी होती है। और जो ठोस आकृतियाँ होती हैं उनको हम सॉलिड बोलते हैं, जैसे कि शंकु है, घन है, घनाभ है, बेलन है। ये सारी आकृतियाँ ठोस के अंतर्गत आती हैं और इनमें विमाएँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल होती हैं। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई से बनी आकृति, तो ये ठोस कहलाती है। तो यहाँ यदि हम देखेंगे तो इसे यदि लंबाई बोल देंगे तो इसको चौड़ाई बोलेंगे और इसको हम ऊंचाई बोल देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएंगे। तो ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी। तो विमीय रूप में देखें तो इसे हम 3D टाइप का बोलते हैं, यानी त्रिविमीय होगा ये, या 3D टाइप का होगा। और इसमें दो विमाएँ हैं तो इसको हम 2D टाइप का बोलेंगे। और रेखा है, इसमें सिर्फ एक ही विमा है, लंबाई दी गई है, लेंथ दी गई है, तो इसको हम फर्स्ट डी टाइप का यानी एक विमा वाला बोलते हैं लाइन को। और बिंदु जिसमें कि कोई भी विमा नहीं होती तो इसको हम 0 डायमेंशन के रूप में बोल सकते हैं। तो ये सब अजम्पशन या परिकल्पनाएं हमें यूक्लिड साहब ने दी, लेकिन सारे जो गणितज्ञ थे वे सब इनकी परिभाषाओं से पूर्णतः सहमत नहीं हुए, इसलिए इन सबको अपरिभाषित ही बोला गया है। यानी कि बिंदु, रेखा और तल, तो इन्हें अपरिभाषित या नॉन डिफाइंड कह करके ही छोड़ दिया गया है। और इनको जैसा है, जैसा बोला गया है, जैसा अजम्पशन किया गया है, उनको उसी रूप में सत्य मान लिया गया है। तो इस प्रकार यूक्लिड ज्यामिति को समझने के लिए हमें यूक्लिड के अवगृहीत और अवधारणाएं, अवगृहीत जिसको हम एक्जियोम बोलते हैं अंग्रेजी में, और अवधारणाएं जिनको हम पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं। तो इनको समझने के पहले हमें समझना होगा कथन, यानी स्टेटमेंट क्या होता है। तो एक कथन यानी स्टेटमेंट ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हम सत्य और असत्य को जज कर सकें, यानी आंक सकें। तो हम स्टेटमेंट को भी 3 रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कथन होगा ये। तो स्टेटमेंट को हम डिवाइड करेंगे
ट्रू और फॉल्स और कॉन्ट्राडिक्ट। तो कोई भी कथन को हम 3 रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्रू यानी कि सत्य, कि कथन सत्य है या असत्य है। जैसे मान लो 2 + 3 = 5 होता है, तो ये सत्य है। इसी प्रकार यदि हम 2 + 3 = 7 लिख दें तो ये सभी बता देंगे कि ये असत्य है, तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये असत्य होगा। और यदि हम यहाँ कह दें x + 2 ये ग्रेटर देन या बड़ा है 5 से, यदि हम x यहाँ यदि 1 लेते हैं और 2 लेते हैं या 0 लेते हैं या -1 लेते हैं, इस तरह से कोई संख्याएं लेते हैं, कथन ये असत्य हो जाएगा कि यदि हम 1 + 2 जोड़ देंगे तो ये ग्रेटर देन 5 नहीं होगा, ये 3 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और यदि हम x में यदि 5 जोड़ दें या 6 जोड़ दें या 10 जोड़ दें तो यहाँ ये 5 और +2 ग्रेटर देन 5, तो ये 7 ग्रेटर देन 5 यानी कि सही हो जाएगा। तो ये कथन सही भी है और गलत भी है जब तक कि हम x की कंडीशन को नहीं बताएंगे, तो ये सस्पेंस में है यानी कि विवादास्पद माना जाएगा। तो इस तरह के कथन होते हैं, उनको हम कंट्राडिक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये फॉल्स यानी कि जो गलत होते हैं और ट्रू यानी कि जो सही होते हैं। अब हमें जो यूक्लिड साहब ने जो भी अवधारणाएं और अपग्रहित दिए हैं वो सब हमारे ट्रू यानी इस पर डिपेंड है। तो जितनी भी उनकी अवधारणाएं और अपग्रहित हैं तो उनको सत्य और सार्वभौम मान करके ही चला गया है। तो ट्रू को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक पार्ट होता है विथ प्रूफ और एक पार्ट मिलेगा हमें विदाउट प्रूफ। तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं प्रमाण सहित, और ये प्रमाण रहित। तो जिसमें हमें प्रमाण की रिक्वायरमेंट हो, प्रमाण की आवश्यकता हो, तो ऐसे कथनों को हम बोलते हैं थ्योरम, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे प्रमेय, और इसे बोलेंगे हम कोरोलरी, यानी उपप्रमेय। तो थ्योरम जिसमें कि हमें प्रमाण की आवश्यकता पड़े, और ये प्रमाण हमें कहाँ से मिलेंगे? ये मिलेंगे हमें अपग्रहित और अवधारणाओं के द्वारा। और कोरोलरी यानी कि ये इस डिपेंड होगी थ्योरम पर। तो इसमें हम थ्योरम से जो भी डिडक्ट करेंगे वो हमें कोरोलरी में मिलेगा। तो इसको हम प्रूफ के लिए थ्योरी का सहारा लेंगे, यानी थ्योरम से कोरोलरी को हम प्रमाणित करेंगे। और विदाउट प्रूफ वाले हैं उसके अंतर्गत होंगे हमारे एक्जियोम्स और पोस्टुलेट। तो यानी इसको बोला गया है अभिगृहीत और इसको बोला गया है अभिधारणाएं। तो एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स यानी ऐसे एजम्पशंस हैं जिन्हें हमें सत्य की और प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं होती, यानी इनको ही सार्वभौम और सत्य माना गया है। अंडरस्टूड कह सकते हैं इनको, यूनिवर्सल कह सकते हैं इनको। तो ये हमारे एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स होंगे, तो जो कि हमें आगे समझना है।
और यहाँ हमें थ्योरम और कोरोलरी मिलेगी। तो ये हालांकि ये सभी एक मान के हम चल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बगैर इनका अपना अस्तित्व नहीं है। अपगृहीत जो एक्जियोम और पोस्टुलेट, इनको हम दो जुड़वां भाई बोल सकते हैं, क्योंकि एक्जियोम्स जो अपगृहीत है इसका हमें पूरी तरह से गणित में प्रयोग होता है, यानी गणित की सभी शाखाओं में एक्जियोम्स का प्रयोग होगा। और पोस्टुलेट्स जो अवधारणाएं हैं इनको हम ज्यामिति में सिर्फ प्रयोग करते हैं। जब ज्यामिति में प्रयोग हो तो पोस्टुलेट होंगे, और जिसका थ्रू आउट मैथमेटिकली प्रयोग हो तो उनको हम एक्जियोम्स कहते हैं। तो इस प्रकार से एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स को हम सेम मान के चल सकते हैं। सिर्फ अंतर इनमें ये होता है कि एक्जियोम्स का किस गणित में पूरी तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, गणित की किसी भी शाखा में प्रयोग कर सकते हैं, और पोस्टुलेट का जब हम ज्यामिति के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो हमारे पोस्टुलेट्स हो जाते हैं। तो यूक्लिड के 7 अपगृहीत जो हमारी पाठ्य पुस्तक में 9th के सिलेबस में दिए गए हैं, और इनको विस्तारित रूप से हम और भी लिख सकते हैं। तो जो मोस्टली हमको बताए गए हैं वो 7 भागों में डिवाइड किए हैं, और इसी प्रकार से पोस्टुलेट को 5 बिंदुओं में परिभाषित किया गया है यहाँ। तो एक्जियोम्स में पहला हमें, यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों और एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये बोला गया है। और दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। और तीसरे पॉइंट में बताया है कि यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। इसी प्रकार से हमें चौथा पॉइंट इसमें दिया है एक्जियोम्स में कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। और हमें छठवें पॉइंट में जो बोला गया है, ये 5वें पॉइंट में जो बोला गया है, तो उसमें कहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। और जो छठवें पॉइंट में बोला गया है तो उसमें कहा गया है कि एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। और जो अंतिम पॉइंट 7वां पॉइंट, जिसमें कहा है कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। और इसी प्रकार से हमें पोस्टुलेट्स के बारे में भी बताया है कि जिसमें 5 बिंदु दिए गए हैं। तो पहला बिंदु बताया है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, और दूसरे पॉइंट में बताया है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, और तीसरे पॉइंट में किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी और त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, और चौथे पॉइंट में सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण अर्थात 90 अंश का कोण। फिर 5वां पॉइंट है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःखंड अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो। 2 समकोण यानी कि 90 + 90 यानी 180 अंश से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर वह 2 समकोण से कम है। तो ये सभी यूक्लिड के एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स कहे जाते हैं। अब हम देखेंगे एक्जियोम्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट था, तो पहले पॉइंट में हमें बताया गया है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। तो मान लो ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। अब ये दोनों एक ही वस्तु के बराबर हो। मान लो ये सी के बराबर है और ये भी सी के बराबर है। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, तो एक ही वस्तु यानी कि ये है, और 2 वस्तुएं हमने, ये ए वस्तु और एक बी वस्तु है, और एक ही वस्तु यानी कि सी। यदि ए बराबर सी के हो और बी भी बराबर सी के हो, तो ए बराबर बी, तो वे वस्तुएं परस्पर बराबर होती हैं। तो यहां ए बराबर बी भी होगी, क्योंकि ए सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है। और
तो ए बराबर बी के होगी। तो ये हमारी पहली अपगृहीत है। अब दूसरा एक्सियोम्स, इसमें बोला गया है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तो मान लो ये बराबर, जैसे मान लो 10 इक्वल 10 के, और दूसरे ये बराबर दिए हमें 5 इक्वल 5। तो अब यहाँ ये बराबरों को यदि हम इन बराबरों से ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें ये भी बराबर मिलेंगे। अब ये तीसरे एक्सियोम्स में बताया है कि यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। तो मान लो ये 10 इक्वल 10 और ये 3 इक्वल 3, तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो इनमें से 3 को घटाया और इसमें से भी 3 को घटाया, यानी बराबरों से बराबरों को घटा दिया, तो शेषफल हमें ये इक्वल मिलेंगे। अब जो फोर्थ पॉइंट है उसमें बोला है कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती यानी को इंसिस्ट हों तो वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो जैसे मान लो कोई ये रेखा है ए बी रेखा, ए बी ये रेखा खंड है, और इसके ही ऊपर दूसरी कोई रेखा है, उसको हम पी क्यू बोल दें। इसी पर दूसरी एक रेखा और है जो ठीक उसी के ऊपर है, यानी संपाती है। तो ए बी मान लो 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर है, और ये संपाती है। संपाती इंसिस्ट यानी कि एक दूसरे को ढक ले जो, तो ऐसी रेखा संपाती होती है। तो ये भी बराबर किसके होगी, पी क्यू के। तो यदि संपाती होंगी तो यहां ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू। तो रेखा ए बी और रेखा पी क्यू के इक्वल हो जाएगी। फिफ्थ एक्सियोम्स में बोला गया है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो मान लो ये हमें ये आयत दिया गया है, तो ये पूर्ण है, और इसका एक हिस्सा यदि हम यहां से कट कर दें, इस तरह से ये हिस्सा हम कट कर दें, तो इसको हम यहां अलग रख दें, इस हिस्से को, तो ये भाग हो गया, इसका पूर्ण का भाग हो गया। तो अब यहां देखना है कि जैसा कि एक्सियोम्स में बोला है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो ये पूर्ण बड़ा हो गई, स्वाभाविक है। तो ये छोटा है और पूर्ण जितना भी बचेगा या पूरा जितना भी था उसका इतना भाग हटा दिया गया, तो इससे ये पूरा हमेशा बड़ा होता है। अब जो 6 पॉइंट हमें दिया है उसमें बोला है कि एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। मान लो ये एक वस्तु है और ये बराबर बी के है, तो ये एक ही वस्तु है, यानी ये दोनों बराबर है, तो एक ही वस्तु है। अब यदि इसका हम दोगुना कर दें, इसका भी दोगुना कर दें, तो जिस तरह से ए इक्वल बी यानी कि दोनों वस्तुएं बराबर होंगी, उसी प्रकार से उनका दोगुना कर दें तो ये भी बराबर होंगे।
या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये 5 = 5 के हुआ और हमने इसमें दुगना कर दिया और इसको भी हमने दुगना कर दिया, तो ये दोनों 10 = 10 यानी कि ये भी बराबर हो जाएंगे। अब जो 7th एक्सियोम्स है उसमें बोला है कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। 16 = 16 कह दें, सेम है ये। या हम इधर A = B के रूप में ले लें, तो यदि हम इसका भी आधा कर दें और इसका भी आधा कर दें तो ये दोनों बराबर होंगे। तो जैसे A = B है तो उसी प्रकार से उनके आधे भी बराबर होंगे, क्योंकि गणितीय रूप में 2 से 2 डिवाइड होगा, यहाँ V लिखा हुआ है तो A = B ही मिलेगा। या एक ही वस्तु हमने 16 = 16 एक ही संख्या ली और इनको हमने डिवाइड कर दिया, आधा आधा कर दिया, तो ये हमारे 8 मिलेंगे हमें और यहाँ भी 8 मिलेंगे। तो दोनों के आधे भी इस तरह से ये बराबर होंगे। तो इस तरह से हमारे एक्सियोम्स या अपगृहीत यूक्लिड के कहे जाते हैं ये। तो ये स्वतः ही सर्वमान और सिद्ध माने जाते हैं, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। और इसी प्रकार से अब हम पोस्टुलेट्स को देखेंगे। तो ये यूक्लिड की पहली अवधारणा दी गई है। तो इसमें बताया है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि 2 बिंदु हमको ये दिए गए हैं इस तरह से। अब ये बिंदु हमें इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, तो एक बिंदु मान लो A है और ये दूसरा अन्य बिंदु B है, तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये हमें इसमें पहली अवधारणा में बताया है। या P बिंदु यहाँ, Q बिंदु यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा, ये लाइन खींची जा सकती है। तो चूंकि ये लाइन सेगमेंट होगा और कोई भी रेखा होती है तो ये हमें मालूम है कि रेखा अनंत तक खींची जा सकती है और रेखा का एक सेगमेंट यानी एक खंड होता है जिसे हम लाइन सेगमेंट या रेखा खंड बोलते हैं। इसी प्रकार से इसमें परिभाषाओं में हमें आगे मिलेगी रे यानी किरण। तो किरण का एक अंतिम बिंदु होता है, या यूं कहिए कि उसका एक इनिशियल पॉइंट यानी आरंभिक बिंदु होता है। तो जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं, तो ये सूर्य होता है, इससे ये किरणें निकलती हैं, तो इसका एक बिंदु निश्चित है जहाँ से ये निकलती है। तो एक पॉइंट निश्चित होता है और फिर ये किधर जा रही है ये कोई निश्चित नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं रे। तो ये अंतिम बिंदु या निश्चित बिंदु होता है और इधर ये अनंत तक कहीं भी जा रही है तो ये निश्चित नहीं होता, तो इसको हम रे बोल देते हैं। और लाइन सेगमेंट यानी कि पूरी हमारी जो लाइन है ये अनंत तक जा रही है लाइन हमारी इस तरह से, और इसका एक हिस्सा यदि हम यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा ले लें तो A और B, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो रेखा खंड बोलते हैं इसको, रेखा खंड, और ये हमारी हो जाएगी किरण। अब हमें दूसरा जो पोस्टुलेट्स है उसमें बोला है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी कोई भी एक शांत रेखा है इस तरह से, ये रेखा है, इसे आगे और पीछे अनिश्चित रूप से कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये दूसरी अवधारणा हुई। और तीसरी अवधारणा में बोला है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी और त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो किसी बिंदु को, ये हमने एक बिंदु को केंद्र मान लिया और कोई भी त्रिज्या ले ली, मान लो ये R ले ली, तो एक वृत्त खींचा जा सकता है इस तरह से। इस त्रिज्या का एक
वृत्त खींचा जा सकता है, चूँकि ये बताने के लिए है और इसे हम पटरी या प्रकाल के द्वारा ही खींच सकते हैं बेहतर रूप से। तो एक बिंदु है, उसको हम केंद्र लेंगे और कोई भी त्रिज्या लेकर के, त्रिज्या हमारी बड़ी हो सकती, छोटी हो सकती, मान लो ये केंद्र है, हमने ये त्रिज्या इतनी ले ली, तो हमारा इस तरह से ये बिंदु, ये वृत्त खींचा जा सकता है इस तरह से। तो ओ केंद्र हो गया और ये त्रिज्या यानी रेडियस हो गई। तो इस चौथे पॉइंट में बोला गया है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितने भी समकोण होते हैं, समकोण यानी कि 90 अंश का कोण, वो सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मान लो ये, जैसे ये आयत बना हुआ है, अब आयत का प्रत्येक कोण ये 90 अंश का होता है, ये 90 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 का। तो 90 का कोई भी कोण हो, मान लो इस तरह से बना है, या यहाँ इस तरह से बना है, या इधर इस तरह से बना है, तो जो भी ये 90 अंश का कोण है, जहाँ भी जिस प्रकार से बना है, तो सारे कोण ये बराबर होते हैं। तो होते ही हैं, सब जानते हैं। अब जो पांचवी और महत्वपूर्ण अवधारणा इसमें बताई है, तो यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, यानी कि ये एक रेखा है जो गिर रही इस तरह से, और एक रेखा ये है, यानी कि ये दो रेखाएं हैं। तो जो सीधी रेखा ये गिर रही है इस पे, इन दोनों रेखाओं पे, तो उनके अंतःकोण ये होंगे, अंतःकोण ये अंतःखंड। तो इसमें बोला गया है कि ये अंतःखंड मिल करके ये कोण इस प्रकार बनाएं कि ये दो समकोण से कम हो। तो जिस ओर दो समकोण से कम होंगे, यानी इस साइड में यदि हम देखेंगे तो ये हमारी 90, यानी 90 अंश से ये भी कम होगा, 90 अंश से ये भी कम, दो समकोण अर्थात 180 अंश, यानी कि 90 प्लस 90 ये बराबर हो जाएंगे दो समकोण, यानी 180 अंश। तो मान लो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो कोण 1 और प्लस कोण 2, और ये कम हो 180 अंश से, यानी दो समकोण से। तो इसमें कहा है कि जिस ओर ये कोण कम है, उसी ओर यदि इन रेखाओं को बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी। यहां मान लो ये P बिंदु है, यहां ये प्रतिच्छेद कर देगी बढ़ाने पर, तो यहां लिख सकते बढ़ाने पर। अब इसमें प्रश्न ये भी हो सकता है कि जिस ओर दोनों कोण यदि 180 अंश से अधिक हों, मान लो ये कोण 3 नाम ले दिया, इसको हमने कोण 4 बोल दिया, तो यदि कोण 3 और प्लस कोण 4 ये बड़े हों यदि 180 अंश से, तो इस ओर रेखाएं एक दूसरे को कितना भी बढ़ाएं तो वो कहीं भी नहीं काटेंगी। तो इनको कितना भी बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो लिखेंगे इस ओर रेखाएं बढ़ाने पर, यानी अनंत तक बढ़ाएं यदि तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। लेकिन यदि ये दोनों अंतःकोण, मान लो यदि कोण 1 और प्लस कोण 2 ये दोनों इक्वल हो जाए 180 अंश के, या कोण 3 प्लस कोण 4 ये इक्वल हो जाए 180 अंश के, तो फिर हमारी ये रेखाएं इस तरह से समांतर हो जाएंगी और ये इस तरह से ये प्रतिच्छेदी बन जाएगी।
या हम इसको इस तरह से भी काट सकते हैं। तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तो ये यदि दोनों जुड़ करके, तो यहाँ से यदि दोनों जोड़ेंगे तो ये 180 ही होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 180, यानी दो समकोण हो जाएगा। तो जब इस तरह से हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो L समांतर होगी M, और एक दूसरे को कहीं भी नहीं ये काटती हैं। अब जो पांचवी अवधारणा है, इसके समतुल रूपांतरण दिए हुए हैं, दो रूपांतरण जो महत्वपूर्ण है, और प्रमेय 5.1 के नाम से भी हम एक निष्कर्ष के रूप में इसमें लिख सकते हैं। तो जिसमें कहा गया है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, यानी कि दो भिन्न रेखाएं, मान लो ये और ये दो भिन्न रेखाएं हैं, तो एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। तो इसमें एक तो कोई भी बिंदु नहीं है, यानी कि ये जीरो बिंदु इसमें उभयनिष्ठ कहेंगे, ये जीरो। या हम इन रेखाओं को इस तरह से, ये एक रेखा हो गई और एक रेखा ये इस तरह से हो गई, या हम इस तरह से खींच सकते हैं, या हम इस तरह से भी खींच सकते हैं। तो इसमें ये उभयनिष्ठ बिंदु ये हुआ, और इसमें ये उभयनिष्ठ बिंदु ये हुआ। तो दो भिन्न रेखाओं में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ बिंदु मिल सकता है, इससे अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। पांचवी अवधारणा के समतुल दो रूपांतरण दिए हैं, उनमें से पहला रूपांतरण है जो हमें ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। तो यानी कि ये इस तरह से निकलेगी, ये रेखाएं होंगी दो। तो ये L रेखा है और ये इससे होकर जो बिंदु उसको P बोला है, तो जो इस पर स्थित ना हो, मान लो P यहां स्थित है और इससे होकर के ये M रेखा जा रही है P बिंदु से होकर के, तो ये रेखाएं दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। तो ये अद्वितीय रेखा M हो गई और ये L हो गई, और बिंदु हमारा ये P M पर स्थित है। तो इस तरह से L समांतर M के हो जाएगी। अब इसमें जो दूसरा बिंदु दिया हमें, दूसरी बात बोली गई है, तो इसमें बोला है दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। तो मान लो ये दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं L और M। तो अब यदि एक समांतर रेखा हम खींचेंगे ये N, तो ये सिर्फ एक ही रेखा के समांतर होगी, इसके समांतर नहीं हो सकती। कहने का आशय ये है। तो इस तरह से यूक्लिड की अपगृहीत और अवधारणाएं, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको आगे मिलते रहें और जो मेरी मेहनत है वो आप तक पहुंचती रहे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।